एसएचएम इक्वल ट्रेवलिंग वेव की क्या इक्वेशन होती है? प्रकाश, चलो टॉपिक डालो वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक डालो और जो चीज समझ में नहीं आया वो पूछ लेना है ना। वेव ऑप्टिक्स, टॉपिक डालो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले वेव क्या होती है, वेव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? नंबर 1 एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल जो होता है एक ही पॉइंट पे मोशन करता रहता है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं एसएचएम। ठीक है, एक ही पॉइंट के आगे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? एसएचएम। ठीक है, उस तरह के मोशन क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? तो जो इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस पे जो फोर्स लगता है पार्टिकल पे ए, ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी होगा। उसका जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या होता है एक्सीलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कभी भी इस तरह की इक्वेशन दिखे एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो आप समझ जाना है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, सपोज करो पार्टिकल, ये मैंने ले लिया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहां पर? जहां पर पार्टिकल इनिशियली था। ठीक है, और पार्टिकल को मैंने इधर प्लस एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट करा, तो द फोर्स किधर लगेगा? इस पे प्लस एक्स की करूं तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं माइनस एक्स की तरफ करूंगा तो पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं एसएचएम। ठीक, अब ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर जा रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे माइनस है। ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। मीन पोजीशन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये आपका प्लस है। ठीक है, माइनस है और प्लस है। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है आपका? ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो इसको। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पार्टिकल जैसे मीन पोजीशन पर था, ऐसे गया, वापस आया, इस तरफ इस साइड आया, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आया, तो पार्टिकल यूं गया और फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आया। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करके, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे। टी बराबर होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू था 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जो एसएचएम की इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं? किसी भी टाइम पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया था, तो इसलिए मैं बस को बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाई क्या होता है? फाई आपका, इसको फाई को बोलेंगे हम लोग फेज कांस्टेंट। इसको बोलेंगे फेज कांस्टेंट। ठीक है, और ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज फेज एंगल। ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल को। आई बात समझ में? ठीक, फिर इसके बाद एसएचएम में, एसएचएम के बाद आप लोगों ने ट्रेवलिंग वेव वेव वगैरह पढ़ा हुआ, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था अपने ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव जैसे साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, सेकंड डालो आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, एसएचएम में ये इतना ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव की क्या इक्वेशन होती है? तो देखो एसएचएम में तो पार्टिकल क्या करता है? अपनी पोजीशन पे ही मूव करता रहता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाली कोई टर्म नहीं आ रही है।
क्योंकि पार्टिकल सिर्फ जो है वो अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब ट्रेवलिंग वेव में क्या होता है, वेव ऐसे करके जाते हुए आगे भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वेव जो है वो आगे भी ट्रेवल करी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, किसी भी टाइम पर x इक्वल टू होगा a sin ओमेगा t, ये सारी चीजें तो आएगी, प्लस इसमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म भी आएगी ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म भी आएगी, के को क्या बोलते हैं, के होता है आपका वेव कांस्टेंट, के को बोलेंगे हम लोग वेव कांस्टेंट, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। जैसे वेव के इक्वल टू होता है, के साइड में कहीं लिख लेना, के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा वेव लेंथ है, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा। और के को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, के इक्वल टू ओमेगा बाय वी भी होता है, ओमेगा बाय वी। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, वी आपकी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बाय वी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई, अगर यहां पर के की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वेव पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए प्लस के एक्स आए तो वेव नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो कोई वेव जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई अगर वेव ट्रेवल करेगी तो उसका के क्या हो जाएगा, उसका के पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सारी वही टर्म आएगी, बस के को अब पॉजिटिव कर देना है। तो के से हम लोग पता कर सकते हैं कि के की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि वेव जो है वो प्लस एक्स की तरफ जा रही है कि माइनस एक्स की तरफ जा रही है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं प्लस एक्स की तरफ, ये माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है, इस सबका रीजन भी है, लेकिन वो कौन से चैप्टर में, वो वेव वाले चैप्टर में। हम वेव वाले चैप्टर में भी नहीं जा रहे, तो उसके कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग पूरा वेव नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके कंसेप्ट बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीजें होती है उसमें, ठीक है। जब मैं वेव पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे 11 का टॉपिक है वेव, तो अब ये पूरे कंसेप्ट बताऊंगा कि प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है। आई बात समझ में, जो जो बोर्ड पे लिखा है वो नोट कर। चलो अब आगे देखो, अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ने से पहले दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव जो आपस में टकराते हैं, ठीक है, दो वेव आए, दो वेव मिले, तो अगर उन दोनों की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, दोनों का कंबाइन अगर ज्यादा हो जाता है, तो उस तरह के इंटेंसिटी को बोलते हैं, उस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है तो उस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अब लिखो, आप टॉपिक डालो इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अभी तक हम वेव ऑप्टिक्स भी नहीं आया, अभी तक हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव को पढ़ने से पहले आपको इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरह के इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब आप लोगों ने क्या 12th में जब पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या, जैसे दो वेव है यू करके, मैं यहीं पे बना देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव में बता देता हूँ।
जैसे दो वेव है ऐसे करके, दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है? दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा प्लस करने के बाद, वो क्या आएगा? एक बड़ी वेव आएगी। इसका इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, दोनों का वेक्टर सम हो जाता है। रिस्पेक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दोनों अपोजिट फेज में होंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का सम होगा, तो क्या होगा? एक सीधी लाइन मिलेगी आपको, ए मिनिमम मिलेगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो ए मैक्सिमम है, इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या मैक्सिमम होगी? क्योंकि लाइट में तो हम वेव को देख नहीं पाएंगे, लाइट के केस में हम वेव थोड़ी देख पाएंगे। हाँ, स्ट्रिंग वेव होती तो उनमें आप लोगों को पता चल जाता कि हाँ वेव बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, लेकिन लाइट में आप वेव कैसे देखोगे? तो लाइट में हम लोग कैसे पता करते हैं? मुझे पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर ए मैक्स है इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जहां पर मुझे इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहां पर इंटेंसिटी मुझे कम मिलेगी, ठीक है, आई मिनिमम तो ए मिनिमम तो आई भी आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। तो जहां पर मुझे इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है, तो उसका मतलब ए मिनिमम होगा, उसका मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो लाइट में हम लोग वेव को नहीं देख पाते, तो हम इंटेंसिटी से पता करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो इनका जो रिजल्टेंट होता है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर तो सेम फेज में था, यहाँ अपोजिट फेज में था, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेक्टर सम ही होता है। आपको वेक्टर सम करना आता ही है। तो ए रिजल्टेंट जो होगा, ए रिजल्टेंट वो क्या होगा? पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा थीटा, cos डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? ये आपका है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जानते हो क्या होता है? जो फेज एंगल बताए थे मैंने, फेज एंगल के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ये आपका फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? ये आपका फेज डिफरेंस होगा। सर थीटा और डेल्टा एक ही एंगल है या अलग अलग एंगल है? थीटा और डेल्टा थीटा मतलब चेंज, यस। डेल्टा थीटा ये एक ही एंगल है ना। डेल्टा थीटा मतलब चेंज, कितना चेंज है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखें। अब देखो ये जो फेज डिफरेंस है, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि जो ट्रेवलिंग वेव है, लाइट भी एक ट्रेवलिंग वेव ही है, लाइट इज आल्सो अ ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवल करती है, वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जाती है। तो लाइट की इक्वेशन भी क्या यही होगी? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस पाई। पाई क्या होता है? फेज कांस्टेंट, मतलब इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है ये। पाई आपका क्या होता है? इनिशियली कितना फेज है। अगर दो वेव है, दो वेव का फाई जो है वो सेम है, इफ फाई इज सेम फॉर बोथ, और दोनों को मैंने एक साथ चालू करा, तो उनका टी भी क्या हुआ? सेम हुआ। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, सॉरी जो फेज डिफरेंस आएगा, पाई सेम फॉर बोथ, देन फेज डिफरेंस इज ड्यू टू, मतलब ये पूरा फेज एंगल है, ये पूरा फेज एंगल कहलाता है, ठीक है। देन फेज डिफरेंस, अगर पाई सेम है उनका, टाइम एक साथ स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, लाइट को, तो जो उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस आएगा, अगर वो दोनों एक ही पॉइंट पर है तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर अगर अलग अलग डिस्टेंस पर है तो उनमें फिर फेज डिफरेंस आएगा।
तो फेज डिफरेंस किस लिए आएगा, इज ड्यू टू, क्योंकि उनका जो पाथ है वो पाथ इक्वल नहीं है, ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू पाथ डिफरेंस। देन फेज डिफरेंस इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम जनरली डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस को जनरली हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम लोग। जो ये पाथ डिफरेंस आया, सपोज करो मेरे पास दो लाइट के सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है S1, एक और लाइट का सोर्स है S2। पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ कहीं, क्या दोनों सोर्सेस से पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है क्या? नो सर। अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस है। तो यहां से एक वेव स्टार्ट हुई और यहां से एक और वेव स्टार्ट हुई, दोनों का फेज सेम है, ये भी पहले ऊपर जा रहा है, ये भी पहले ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो इनिशियल फेज है वो सेम है। तो यहां पर इस पॉइंट पे जब ये दोनों मीट करेंगे तो दोनों के बीच में फेज का अंतर आएगा, दोनों के बीच में फेज का क्या होगा, डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस क्यों आया, सपोज करो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x1, इस वाले वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी, x2। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका मैग्नीट्यूड लेना, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, x2 माइनस x1। बात समझ में आई कुछ? x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, x1 x2 क्या है, सोर्सेज है, दो लाइट के सोर्सेज है, एक ने डिस्टेंस ट्रेवल करी S1, दूसरे ने डिस्टेंस ट्रेवल करी x2। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है। फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए और दोनों का फेज एंगल सेम है इनिशियली, लेकिन दोनों के जो है, सपोज करो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक वेव का तो ऊपर वाला हिस्सा पहुंच रहा है और नीचे वाले का नीचे वाला हिस्सा पहुंच रहा है, तो रिस्पेक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर क्या पता इस पॉइंट पे ऊपर वाले का ये क्रैश पहुंच रहा है यहाँ पे और नीचे वाले वेव का भी क्रैश पहुंच रहा है, तो यहाँ पर फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, या तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, या फिर इन दोनों के बीच का कुछ भी। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब ठीक है, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, वो देखते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके कारण आएगा, वो पाथ डिफरेंस के कारण आएगा। तो फेज डिफरेंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता था, फेज डिफरेंस को मैं डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करता था, और डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डेल्टा एक्स। बात समझ में आई? के और डेल्टा एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल ही होता है। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, डेल्टा एक्स। लैम्डा और ये दोनों एक ही सेम यूनिट है, तो यूनिट सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल कट जाएगा, तो आपके पास ये एंगल ही बचेगा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीआई लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली शॉर्ट में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, ये भी इसका भी क्रैश हो, इसका भी क्रैश हो, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो डेल्टा थीटा अगर 0 होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस 0 आ रहा है, तो कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस डेल्टा थीटा a1 a2 का स्क्वायर, कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो ए रिजल्टेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो। ए रिजल्टेंट क्या फॉर्मूला था, ए रिजल्टेंट का a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा थीटा, यही था ना।
अब cos डेल्टा थीटा आपका 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2 a1 a2, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा a1 प्लस a2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये कंस्ट्रक्टिव कह रहा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या, एक का तो क्रैश हो दूसरे का ट्रफ हो, क्रैश और ट्रफ जानते हो ना आप लोग, और दूसरे का क्या हो, ट्रफ हो। तो इस तरह के केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डेल्टा थीटा कितना है, अब डेल्टा थीटा आपका पाई है, 360 नहीं है, पाई है, ठीक है। तो कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस डेल्टा थीटा क्या इस केस में -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए रिजल्टेंट इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस बस, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 का मोड। आई बात समझ में, ए रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एम्पलीट्यूड निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया, तो मैं अब इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूं। ठीक है, 1 मिनट 27 सेकेंड।